हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम सिर्फ 10 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और सिर्फ 15 मिनट में पूरी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट में 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 29 मार्च से संबंधित है, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी के जो लल्लन टॉप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते थे, इनका अब हम रिवीजन नहीं करेंगे, जो कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हो जाते थे। तो इनका रिवीजन अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बनाने में लगभग 50 मिनट लग जाता है और वीडियो को जो है आप सभी को रिवीजन कराने में तो लगभग इसमें जो है 10 मिनट तो लग ही जाता है। ठीक है, तो रिवीजन कराने में 10 मिनट, वीडियो को बनाने में लगभग हमारा 1 घंटे का समय लल्लन टॉप क्वेश्चन में चला जाता है। तो इसको अब हम नहीं कराएंगे, क्योंकि व्यू जाता नहीं है। तो सिर्फ अब हम अपना स्टडी करेंगे और इसके बाद आप सभी के लिए 10 करंट अफेयर क्वेश्चन का 15 मिनट में रिवीजन करा देंगे। अगर आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सिर्फ 15 मिनट तक वीडियो में बने रहेंगे, जिसमें हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। रिस्पांस अगर अच्छा आता है तो हम लल्लन टॉप क्वेश्चन ऐड करेंगे, नहीं तो हम लल्लन टॉप क्वेश्चन अब से नहीं कराएंगे, क्योंकि हम खुद तो पढ़ते ही हैं। तो इसलिए सोचते थे कि आप सभी का रिवीजन हो जाए उसमें जो है, लेकिन आप सभी का जो है मन नहीं करता, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। कल की वीडियो पे पता है सिर्फ 8 व्यूज गए हैं अभी तक, मतलब 24 घंटे में 24 व्यूज भी नहीं गया है। तो इसलिए आप सभी का अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वीडियो से, तो लल्लन टॉप क्वेश्चन को रखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन ही कराएंगे। अगर आप सभी का कोई प्रश्न है तो हमसे ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इंद्र 2025 का 4 चरणों में आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ से हुआ है तो इसका प्रारंभ हुआ है चेन्नई से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंद्र 2025, इंद्र में IND से इंडिया हो जाएगा, RA से रसिया हो जाएगा। तो भारत और रूस के बीच यह होने वाला अभ्यास है। और कैसा अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। और इस बार यह 14वें क्रम का आयोजन किया गया है। कितने चरणों में किया जाएगा? तो 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें 2 चरण कन्फर्म हो चुके हैं। एक तो पहला चरण कहाँ से होगा? चेन्नई से होगा, और दूसरा चरण होगा बंगाल की खाड़ी से। बाकी के 2 चरण कहाँ पे होने हैं अभी ये कन्फर्म नहीं है। अगर बात करें कि इसमें इंदिरा 2025 में भारत की तरफ से कौन से जहाज़ ने भाग लिया है, तो इसमें 2 जहाज़ ने भाग लिया है। एक तो लिया है राणा जहाज़ ने और दूसरा लिया है कुथूर जहाज़ ने। ठीक है, तो ये दोनों जहाज़ का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रचंड प्रहार अभ्यास। प्रचंड प्रहार अभ्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसमें जो है भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होने वाला अभ्यास है, यानी कि इसमें नौसेना, वायुसेना और इसके बाद थल सेना। ठीक है, तो इसमें जो है जो ये प्रचंड अभ्यास है, इसमें तीनों सेनाओं का यह अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है संघाई ने। किसने? संघाई ने, जो कि चीन का एक शहर है। इसकी पूरी व्याख्या देखें तो हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 यह 15वें क्रम का रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें अगर बात करें कि विश्व की अरबपतियों की राजधानी में पहला स्थान कौन है, तो विश्व में न्यूयॉर्क हो जाता है। और न्यूयॉर्क में अगर पूछे किस संगठन का मुख्यालय है, तो UNO का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। वहीं अगर एशिया में पूछे कि अरबपतियों की राजधानी का खिताब किससे मिला है, यानी कि पहला नंबर किसका है, तो एशिया में अरबपतियों की राजधानी में पहला स्थान संघाई का है, यानी कि सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ है? संघाई में है। और दूसरा स्थान पूछे किसका है? बीजिंग का। और तीसरा स्थान पूछे किसका है? तो मुंबई का है। वहीं अगर पूछे कि मुंबई का विश्व की अरबपतियों में कौन सी राजधानी में अगर पूछे कि कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है विश्व में, लेकिन एशिया में तीसरा स्थान है। संघाई का एशिया में पहला स्थान है, बीजिंग का दूसरा है, और विश्व में पहला स्थान अरबपतियों की सूची में किसका है? तो न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट अगर बात करें कि विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये तो सभी को पता है, इनका नाम है एलन मस्क। और वहीं टॉप 10 में अगर अमीर व्यक्तियों की सूची में पूछे कि कौन बाहर हो गए हैं टॉप 10 से, तो मुकेश अंबानी बाहर हो चुके हैं। और वहीं एशिया में अगर पूछे टॉप पर कौन बने हुए हैं, तो अभी तक मुकेश अंबानी ही बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें
कि विश्व में टॉप 5 में महिला में पहला स्थान किसका है, तो रोशनी नादर का है। और ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि टॉप 5 में पहले स्थान पर पहली बार कोई भारतीय बनी है। ठीक है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। अब पूछे कि रोशनी नादर किस कंपनी की मालकिन है, तो ये HCL कंपनी की मालकिन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारतीय चाय बोर्ड, इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुआ था। और भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार चाय के निर्यात में पहला स्थान अगर पूछे किस देश का है, तो केन्या का है। और इसकी राजधानी पूछे क्या है, तो इसकी राजधानी है नैरोबी। ठीक है, और नैरोबी है, और यहीं पर नैरोबी में ही ओपेक जो संगठन है इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो नैरोबी में है। नेक्स्ट अगर बात करें कि भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है चाय निर्यातक में दूसरा है। और पहले किसका हुआ करता था, तो श्रीलंका का हुआ करता था। और भारत जो है श्रीलंका को चाय निर्यातक में पीछे पछाड़ दिया है। तो अब भारत जो है दूसरे स्थान पर आ गया है और श्रीलंका तीसरे स्थान पर चला गया है। और यह रिपोर्ट अगर पूछे किस वर्ष का है, तो 2024 के वर्ष का है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो निज़ामाबाद में है। वहीं अगर बात करें कि तंबाकू बोर्ड का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नया नाम कर दिया गया है। वहीं अगर पूछे कि तंबाकू बोर्ड या वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। चौथा प्रश्न हमारा है, गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गणित का जो नोबेल पुरस्कार है इसे एबेल पुरस्कार कहा जाता है। और अभी हाल ही में यह प्रदान किया गया है मसाकी कासावारा जी को। किसे, मसाकी काशीवारा जी को दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एबेल पुरस्कार 2025 जिसे जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह प्रदान अगर पूछे किसने किया है, तो यह प्रदान किसे किया गया है, तो यह अवार्ड मिला है मासाकी काशीवारा जी को। और ये कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। ठीक है, और पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत कब करी जाती है, तो 2003 में करी जाती है। और यह अवार्ड अगर पूछे कहाँ प्रदान किया जाता है, तो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। कहाँ, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। और इस अवार्ड की अगर पूछे इनामी राशि कितनी है, तो 7.5 मिलियन क्रोन है। और क्रोन अगर पूछे कहाँ की मुद्रा है, तो यह नॉर्वे की मुद्रा है। किसे दिया गया है 2025 का पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, तो मसाकी काशीवारा जी को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं, जापान के हैं। नेक्स्ट अभी जो है बात करें कि हाल ही में जो है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो यह प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी, तो 1991 में करी गई थी। और पहली बार किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। और इस बार अगर पूछे 2025 में किसे प्रदान किया गया है, तो साधु भद्रेश दास जी को प्रदान किया गया है। किस भाषा के लिए, तो संस्कृत भाषा के लिए प्रदान किया गया है। और इनकी संस्कृत का कविता या पूछे कि इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया है, तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, ये तो सभी को पता है, अभी ये कल के प्रश्न में हमने पढ़ा था। तो यह दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और ये किस राज्य के हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है। तो समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है, 46वां स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37, इसमें जो है समग्र श्रेणी में अगर पूछे कि जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है इसका कौन सा स्थान पूरे विश्व में मिला है, तो 46वां स्थान मिला है। वहीं अगर पूछे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 में पहला स्थान किसका है, यानी कि टॉप पर कौन है, तो न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क को जो है बिग एप्पल भी कहते हैं और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं। तो समग्र श्रेणी में गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है इसको 46वां स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है,
तो पहला स्थान इसमें मिला है हरियाणा को। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स यानी कि जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल का आयोजन किया जाता है उसमें पहला स्थान किसका है? हरियाणा का है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था और इसमें पहला स्थान यानी टॉप पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है? हरियाणा का है। हरियाणा ने 34 गोल्ड के साथ कुल 104 पदक जीते हैं। और दूसरा स्थान अगर पूछे किसका है तो तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, ठीक है। और तीसरा स्थान अगर पूछे किसका है तो उत्तर प्रदेश का हमारे तीसरा स्थान है। और वहीं उत्तर प्रदेश ने 23 गोल्ड के साथ कुल 64 पदक जीते हैं। वहीं हमारे राजस्थान का अगर पूछे कि राजस्थान की रैंक क्या है तो राजस्थान की रैंक है चौथी। कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी वीडियो इतना कोई देखता नहीं है तो हमने बहुत सारे राज्यों को छोड़ दिया है, बट जो इम्पोर्टेंट लगा इसी को हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक किरित 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो टेक किरित 2025 का उद्घाटन किया गया है कानपुर से, ठीक है। तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो टेक किरित 2025 यह एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज में आयोजित होने वाला तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव है। तो एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज के अंदर जो है आयोजित होने वाला अगर पूछे कि महोत्सव कौन सा है तो टेक किरित 2025 है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो IIT कानपुर में किया गया है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? पंतारे इसकी थीम रखी गई है। और इसका क्या अर्थ होता है? सब कुछ बहता है, सब कुछ बहता है, यह इसकी थीम है। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो हमारे देश के जो दूसरे क्रम के CDS बनाए गए हैं अनिल चौहान जी ने टेक किरित 2025 का आयोजन शुभारंभ किया है IIT कानपुर से। 8वां प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, VLSR SAM का सफल परीक्षण किया है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके द्वारा भी DRDO के द्वारा एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जिसका नाम है VLSR SAM। और इसका सफल परीक्षण अगर पूछे कहाँ से किया गया है तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और जो ये मिसाइल है इसकी मतलब योग्यता क्या है, यानी कि यह किस प्रकार से मतलब फाइट करेगी यानी कि उड़ान भरेगी। तो यह जो है यह एक सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, ठीक है। तो यह जो है किस प्रकार से अटैक करेगी तो सतह से हवा में अटैक करेगी। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है VL से हो जाता है वर्टिकल लॉन्च, S फॉर हो जाएगा शॉर्ट, SR से मतलब शॉर्ट सरफेस रेंज टू एयर मिसाइल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और इसकी जो है सफल परीक्षण DRDO के द्वारा चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं 9वां, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? और ये हमारे भारत का मतलब एक पड़ोसी देश है। इसका सही विकल्प हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, म्यांमार से जो है ये भारत के कितने राज्यों के साथ से सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर इसके बाद नागालैंड के साथ, फिर मणिपुर के साथ और यहाँ पे मिजोरम के साथ, ठीक है। तो ये 4 राज्यों के साथ जो है म्यांमार सीमा साझा करता है। म्यांमार में भी बात करते हैं कि भूकंप आया है और यह इस भूकंप की तीव्रता अगर पूछे कितनी है तो 7.7 है। और इसकी इस तीव्रता की वजह से यानी कि म्यांमार में तो बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही मची हुई थी, लेकिन जो म्यांमार है यहाँ से जो थाईलैंड है इसकी दूरी जो थाईलैंड की 900 लगभग 900 किलोमीटर है। जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक में जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये 900 किलोमीटर दूर हो जाने के कारण भी यहाँ पे इतना भयंकर झटका महसूस किया गया है कि जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक यहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहीं पूछे कि थाईलैंड के PM कौन है? सिनावात्रा जी हैं, ठीक है। और जो ये भूकंप आया है इसका अगर पूछे केंद्र कहाँ था तो म्यांमार के शहर सांग इंग शहर में जो है इसका केंद्र था, ठीक है। वहीं म्यांमार की राजधानी का नाम पूछे क्या है तो नापीता इसकी राजधानी का नाम है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कहते हैं, गोल्डन पैगोडा कंट्री के नाम से जानते हैं। और म्यांमार की जो मुद्रा है इसे क्यात कहते हैं, ठीक है।
हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसको एक लाइन में याद रखना है। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो 28 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 28 मार्च को मनाया गया है। एक और प्रश्न याद रख लेना कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो यह 3 नवंबर को मनाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने 15 मिनट में पूरी वीडियो को समाप्त कर दिया है। आप सभी का अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आप सभी खुद से रिवीजन किया करें तो अच्छा रहेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।